फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे रीतिकाल प्रश्नोत्तरी सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि प्रेम की पीर या इस कदर इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? तो प्रेम की पीर या इस कदर इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, शुक्ल जी का कथन तो है और आरपीएससी में ये क्वेश्चन भी आया है। तो ये जो कहा जाता है शुक्ल जी का कथन आलम के संदर्भ में कहा गया है। रीतिकालीन कवि आलम प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। श्रृंगार रस की ऐसी उन्माद मई उक्तियाँ उनकी रचना में मिलती है और पढ़ने में भी सुनने में आता है। तो यहाँ पे ये प्रेम उन्मत्त कवि में आलम की बात की जाती है, आलम आते हैं। नहीं तो हम घनानंद और सुजान के बारे में भी कथाएं पढ़ते हैं कि प्रेम उन्माद की जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत की है वो अतुलनीय है। बाकी आलम की जो रचनाएं हैं उनमें माधवानाल कम कंदला करके प्रेमाख्यानक काव्य है। सुदामा चरित भी इन्हीं की रचना है। श्यामा स्नेही, देखिए कई बार एग्जाम में आया, श्यामा स्नेही, आलम केली, तो आलम केली, श्यामा स्नेही, आलम केली, सुदामा चरित, माधवानल काम कंदला। घनानंद की प्रमुख रचनाएं सुजान सार है। अब घनानंद की देखिए सुजान सार है, इस्कलता है, बिरह लीला है, कोक सार है, कृपाकंद है, यमुना यस है। तो सुजान सार, इस्कलता, बिरह लीला, कोक सार, कृपाकंद, यमुना यस। ठाकुर की प्रमुख रचनाएं हैं ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक, देखिए यहाँ पे शतक भी है, ठसक भी है। रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की ये काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की उपर्युक्त काव्य प्रशस्ति ब्रजनाथ के द्वारा की गई है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, ये जो प्रशस्ति है ब्रजनाथ द्वारा की गई है। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि काव्य माने जाते हैं। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739 ईस्वी के बीच स्वीकार किया जाता है। इनकी कविताओं को ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने घनानंद कवित्त के नाम से संग्रहित किया। उपयुक्त पंक्तियों में उन विशेषताओं की चर्चा की गई है जो घनानंद की रीति मुक्त कविताओं के गर्व को समझने के लिए किसी व्यक्ति में होना अनिवार्य है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है, यानी इनके जैसा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। तो अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेषिता की बातें कि बिरले ही कवियों में मिलता है, ये शुक्ल जी का कथन है, परंतु किसके संदर्भ में ये कहा गया है? तो ये रीतिकालीन कवि देव के संदर्भ में कहा गया है। और बाकी बिहारी के संदर्भ में की कविता उनकी श्रृंगारी है, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती, ये शुक्ल जी मतिराम के संदर्भ में कहते हैं। वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं, रामचंद्र भूषण के संदर्भ में कहते हैं। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कवि रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना कवि रत्नाकर आद्यांत रामचरित और राम भक्ति भावना से उत्प्रोत है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो जो कवित रत्नाकर है, कवित रत्नाकर आद्यांत रामचरित यानी आदि से अंत देखें तो रामचरित पर ही भावनाओं से उत्प्रोत है। सेनापति के संदर्भ में ये विवरण सही नहीं है। रीतिकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्ध कृति है कवित रत्नाकर, यानी रीतिकाल के कवि हैं सेनापति, इनकी प्रसिद्ध कृति है कवित रत्नाकर। इनके पहले तरंग के छंद संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख है। इनके 5 तरंगों में ये विभाजित है। पहले तरंग में कुल 96 कवित्त है जिनमें श्लेष वर्णन है, दूसरे में 74 कवित्त है जिसमें श्रृंगार वर्णन है, तीसरे में कुल 62 छंद है जिसमें ऋतु वर्णन है, और चौथे में रामकथा का चित्रण है, और 5वें तरंग में कुल 86 छंद हैं जिनमें राम रसायन का वर्णन किया गया है। आगे की कवि रीझिए तो कविताएं न तो राधिका का नाई सुमिरन को बहानो है, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, किस काव्यांश के रचनाकार की है? तो यहाँ पे देखिए आगे की कवि रिझाई तो कविताएं ना तो राधिका कन्हई सुमरन को बहानो है, ये काव्यांश के रचनाकार जो हैं, इस काव्य की पंक्ति के रचनाकार हैं भिखारी दास। भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में तथा रचनाकाल 1725 से 60 तक माना जाता है। भिखारी दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें रस सारांश, छंदार्डो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमर कोश, शतरंज सतिका है। उक्त काव्यांश में भिखारी दास जी ने कविता कर्म के संदर्भ में कहा है कि आगे के कवि रीझे तो कविता है, अन्यथा राधा कृष्ण के स्मरण का बहाना ही सही।
निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? शिवा बावनी, भवानी विलास, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरदावली। तो देखिए यहाँ पे पद्माकर ने जो रचा है हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर बिरदावली रीतिकालीन प्रबंधात्मक रचना है और इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। अन्य विकल्पों में कवि देवकृत भवानी विलास, भूषण कृत शिवा बावनी एवं पद्माकर का जगत विनोद रीतिकालीन मुक्तक काव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 में ओरछा में हुआ था। ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि मंत्री की इनका निधन 1617 में हुआ। केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। शुक्ल ऋषि इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत का और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण कुल 1717 छंद। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका के छंदों का अजायब घर कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखसिक, रतन बावनी है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो चिंतामणि कृत, यहाँ पे देखिए चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। इसमें कुल 1133 पद्य है। तो चिंतामणि के द्वारा है कवि कुल कल्पतरु, ये मात्र अलंकार निरूपक नहीं, इसमें कुल 1133 पद्य जो 8 प्रकरणों में विभक्त है। इस ग्रंथ का समय संवत 1707 है। प्रथम प्रकरण काव्य भेद काव्य लक्षण से संबंधित है। द्वितीय एवं तृतीय प्रकरण शब्द अर्थ सहित अलंकार से है। चतुर्थ काव्य दोष। पंचम प्रकरण इसके 3 भाग हैं जिसमें शब्दार्थ निरूपण, भेदों भेद विवेचन। रीतिकालीन कवि दुल्हक कवि कृत कवि कुल कंठाभरण निरूपक ग्रंथ, इसमें लक्षण और उदाहरण के एक ही पद गए हैं। कविता सवैया के समान बड़े छंद अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों ही प्राप्त होते हैं। शिवराज भूषण संवत 1730 में रचित कवि भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ, इनमें 385 छंद हैं। रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा रचित ललित ललाम निरूपक ग्रंथ, इसका समय निश्चित नहीं है, इसलिए 1661 से 64 के बीच इस ग्रंथ का रचनाकाल माना जाता है। इस ग्रंथ में चंद्रालोक एवं कोलानंद नामक संस्कृत के आधार पर लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? तो कौन सी रचना है जो सिर्फ और सिर्फ पिंगल छंद निरूपक है? तो वृत्त विचार नाम से 2 रीतिकालीन कवियों के निरूपक ग्रंथ प्रकाश में आए हैं जिनके नाम है सुखदेव मिश्र और दशरथ। शेष विकल्पों में जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण निरूपक ग्रंथ है। देवकृत काव्य रसायन नायिका भेद पर है, जबकि भिखारी दास काव्य निर्णय। कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो पद्माभरण रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रीतिकालीन कवि पद्माकर का अलंकार निरूपक ग्रंथ है। शेष विकल्पों में कवि देवकृत सुख सागर तरंग, कवि तोष द्वारा 1734 में रचित सुधा निधि तथा कवि पद्माकर द्वारा 1803 में रचित जगत विनोद रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है। सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य कौन नहीं है? तो तोष कवि तोष जो हैं ये सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। रीतिकालीन कवि तोष ने सन 1734 ईस्वी में सुधा निधि नामक ग्रंथ की रचना की। यानी तोष कवि जो कि सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। रीतिकालीन कवि तोष ने 1734 में सुधा निधि नामक ग्रंथ की रचना की जो रस निरूपक ग्रंथ है। कवि तोष श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्हें रीतिकालीन रस निरूपक कवि माना जाता है। शेष विकल्पों में सोमनाथ, भिखारीदास, प्रताप शाही सर्वांग विवेचक आचार्य की श्रेणी में आते हैं। यानी शेष विकल्प में सोमनाथ है, भिखारीदास है, प्रताप शाही, ये सभी सर्वांग विवेचक आचार्य की श्रेणी में आते हैं। रीतिकालीन कवि सर्वांग निरूपक ग्रंथ सोमनाथ का रस पीयूष निधि है, भिखारीदास का काव्य निर्णय है, प्रताप शाही का काव्य विलास है, सूरत मिश्र का काव्य सिद्धांत है। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सजीव श्रृंगार की एक अद्यम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त है। इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथ की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। तो इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथ की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। इससे संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल कहलाता है। रीतिकाल समृद्धि और विलासिता का काल है। वैरागपूर्ण साधना का इस युग में आदर नहीं था, इस कारण यह भक्ति युग से अलग है।
यह एक महत्वपूर्ण तथ्य कि हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि रीतिकाल के प्रत्येक लेखक ने संस्कृत लक्षण ग्रंथों का पूरा अध्ययन किया था, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि रीति ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते, मानो वह संसार से ये कहते हैं कि आमुक मुख विषय के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है और ये नहीं है। ये पहले भी प्रश्न आया हुआ है। उपयुक्त कथन मिश्र बंधुओं ने रीति काल का नामकरण करने के लिए जो मिश्र बंधु विनोद लिखा उसमें यह स्पष्ट कहा है कि मिश्र बंधु ने कहा कि रीति काल को अलंकृत काल। उन्होंने स्पष्ट किया कि आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे, मानवीय संसार से ये कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और कौन से कथन अनुपयोगी हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल के नामकरण इन्होंने रीति काल को मान्यता दी है, जिसका समर्थन हरिश्चंद्र वर्मा ने भी किया है। मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? तो ये देखिए, शुक्ल जी का उपयुक्त जो ये पंक्ति है, ये कथन है, ये पद्माकर की कृति है जगत विनोद। पद्माकर की कृति जगत विनोद के संदर्भ में ये कहा गया है। पद्माकर ने जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद नामक नवरस निरूपक ग्रंथ की रचना की। गंगा लहरी में इन्होंने गंगा का अलंकारों से अद्वितीय अलंकरण भी किया। पद्माकर जी को जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो गया था, जिनके निदान हेतु उन्होंने गंगा लहरी की रचना की। पद्माकर जी का अलंकार ग्रंथ पद्माभरण लक्षणों की स्पष्टता और उदाहरण की सरसता के कारण अधिक प्रसिद्ध भी है। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर उपस्थित हुआ। तो उपयुक्त कथन जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास के उत्तर मध्यकाल के प्रकरण 1 में उन्होंने बताया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरणों में विभक्त है, तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास के उत्तर मध्यकाल के प्रकरण 1 में उन्होंने बताया है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया है, किंतु यह प्रवाह केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला, बल्कि उनसे 50 वर्ष पीछे एक भिन्न आदर्श को लेकर चला है। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा, अनुभव किया, सोचा और समझा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता में डॉक्टर नगेंद्र की रसवादी आलोचना दृष्टि परिपक्व है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि यदि रीति काल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो किसी न किसी रूप या परिमाण में श्रृंगार अवश्य मिल जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से संबंधित सही विकल्प को चुनना है। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है। इसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। यानी रीति कविता राजा और रईसों के आश्रय में पली है, तो ये दोनों ही कथन आ और बा दोनों ही सही है। रीतिकाल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे, अर्थात अधिकांश कवि जो थे वो दरबारी थे, इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही है, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कारपूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है, परंतु कविता साधारण जनता की विमुख हो गई है। इनमें आप देखिए, रीतिकालीन कविता के प्रमुख विशेषताओं में श्रृंगार निरूपक लक्षण ग्रंथ, अलंकारिकता, आश्रयदाता की प्रशंसा, ब्रजभाषा की प्रधानता, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण, ये सभी है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो जसवंत सिंह भाषा भूषण के रचनाकार हैं, और ये आरपीएससी में देखिए 2 बार आया है। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। इनका जन्म 1626 में हुआ, मारवाड़ में हुआ है, क्योंकि वो वहीं से संबंधित है। तो और निधन 1688 में हुआ है। इनके रचित ग्रंथ है भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत सार। तो प्रबोध चंद्रोदय तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा भूषण भी इन्हीं का है, सिद्धांत सार भी इन्हीं के द्वारा रचित रचना है। बाकी भूषण का शिवराज भूषण, मतिराम का ललित ललाम, पद्माकर का गंगा लहरी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बरदावली। केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? तो केशव कठिन काव्य के प्रेत है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, नक्सिक, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। शुक्ल जी रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली, ऐसा कहते हैं। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो रीतिकाल देखें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो ये चारों कालों में विभक्त है। रीतिकाल का नामकरण किसने किससे किया? तो मिश्र बंधु ने अलंकृत से किया है, शुक्ल ने रीतिकाल, विश्वनाथ ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल कलाकाल। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, जो रसलीन का अंग दर्पण है, रसलीन का अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि नायिका भेद ग्रंथ है, जो 1737 ईस्वी में लिखा गया है। रसलीन का मूल नाम क्या है? गुलाम नबी था। ये मीर
तफैल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा के बारे में बात की है। रस प्रबोध की 1155 दोहों में रस का वर्णन है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, जो कि अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम मतिराम की रचना है। भूषण की प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद रीतिकाल के रीत मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्कलता, बिरह लीला, रसिकेली वल्ली, वियोग वेली, सुजान हित, यमुना यश। घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा यहाँ दिखती है, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही दिखता है, वो भी अभिव्यंजनावाद में ही दिखता है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। तो बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। ये कथन किसका है? ये बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 96 में लिखा। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने इस तरह किया। और शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वो बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से भी संभव हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकारा है, ध्वनिवादी कवि हैं। और साथ ही हजारी प्रसाद ने बिहारी सतसई को रचकों के हृदय का घर कहा है। रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम, तो ये ललित ललाम है इनके द्वारा। मतीराम के अन्य में फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज जो कि रस निरूपण ग्रंथ है, अलंकार पंचाशिका, सतसई, वृत्त कौमुदी, ये कुछ रचना है। डेल सो बनाया है मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन्हो खेल करी जाने हो है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये डेल सो बनाया है मेलत सभा के बीच, लोग कवित खेल करे। तो ये जो पंक्तियाँ रीतिकालीन ऋतु मुक्त कवि ठाकुर की है, मतलब ये रीति मुक्त कवि हैं ठाकुर। और रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है। तो घनानंद को प्रेम के पीर। देव के संदर्भ में शुक्ल का कहना है कि वे आचार्य और कवि दोनों ही रूप में हमारे सामने हैं। भिखारी दास के संदर्भ में कहते हैं इनकी रचना कलापन संयत भावपुक्ष रंजनकारी है। अति सुदो स्नेह को मार्ग हो, ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। अभिधा उत्तम काव्य है मद लक्षणालीन, ये देव की पंक्ति है। आगे के कवि रीझे तो कविताई, ना तो राधा कनाई सुमरन को बहानो, ये भिखारी दास की पंक्ति है। अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। ये पंक्तियाँ जो है ये किसमें दिखी है? तो ये रसलीन द्वारा रचित ये पंक्तियाँ हैं और ये रसलीन के द्वारा अंग दर्पण कृति में ये संकलित है। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। ये सैयद गुलाम नबी था। ये मीर तफैल अहमद के शिष्य थे। और अंग दर्पण 1737 ईस्वी में, अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन, रस प्रबोध 1740 से 1155 में दोहे में रसों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में रीतिकाल से संबंधित कर लिया। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हिंदी और प्राइड टेलीग्राम में वहाँ से कनेक्ट होकर आप PDF ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।